नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज के अपने इस सेशन में अपन देखेंगे कलाम आरएस एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाए जाने वाले कलाम चैरिटी जो टेस्ट सीरीज है, उसमें आरएस प्रीलिम्स को लेकर आपका जो पेपर करवाया गया है, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। उसमें अपने इस सेशन में राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेवेंट जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर क्या होंगे उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अर्ध शुष्क यानी जो डेजर्ट का एक पार्ट है या बांगड़ प्रदेश भी जिसको कहा जाता है, तो राजस्थान के अर्ध शुष्क या बांगड़ प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण किस संवर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये एक शब्द आया है समवर्षा रेखा। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे समवर्षा रेखा का मीनिंग क्या होता है, फिर उससे पश्चिमी भाग से संबंधित समवर्षा रेखा कौन सी है। तो समवर्षा रेखा का मीनिंग है किसी भी मैप या मानचित्र के अंदर एक समान वर्षा वाले जो स्थान होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उन स्थानों को अगर कोई एक ही लाइन से कनेक्ट कर दिया जाए, पहली शर्त है उन स्थानों में वर्षा की मात्रा एक समान हो, तो उनको एक लाइन से अपन कनेक्ट कर सकते हैं और उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को अपन कहेंगे समवर्षा रेखा, जो अपने नाम से ही परिभाषित हो रही है। तो राजस्थान में कुछ प्रमुख समवर्षा रेखाएं हैं, जिसमें इसमें आंसर के रूप में कौन सा लिया जाएगा। जैसे ऑप्शन रखा है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम देखें डायग्राम के थ्रू, तो इसमें जो ये वाला जो पार्ट है, डार्क येलो जो पार्ट है, ये है आपका अरावली पार्ट। अरावली के दोनों ओर वर्षा की जो मात्रा ली जाती है, डेजर्ट की ओर 40 सेंटीमीटर और मैदानी भाग की ओर ली जाती है 60 सेंटीमीटर। और अरावली की जो औसत वर्षा है ये 40 और 60 का एवरेज होता है, जिसको हम मानते हैं 50 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन अप्लाई होता है कि राजस्थान में जो अरावली है वो कौन सी समवर्षा रेखा का कार्य करती है। तो अरावली की समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर, जिसकी पश्चिमी सीमा पे 40 सेंटीमीटर और मैदानी भाग की ओर 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो अपने से पूछा है अरावली के पश्चिम में जो पार्ट है, जिसमें ये वाला पार्ट है अर्ध शुष्क और ये वाला पार्ट जहां वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, शुष्क मरुस्थल। शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बीच में ये जो एक लाइन है जिस पे समान वर्षा होती है, और इस वर्षा की जो मात्रा है ये है 25 सेंटीमीटर, जो शुष्क मरुस्थल के लिए पूर्वी सीमा और अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा गया था अर्ध शुष्क मरुस्थल, या जिसको अपन बांगर या बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, एक माही का जो मैदान है उसके लिए भी लगभग ऐसा ही एक शब्द काम में आता है, लेकिन वो शब्द है वागड़, जबकि ये शब्द है बांगड़ या बांगर। तो बांगर और अर्ध शुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित होती है, तो उसका आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर। अगर शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा पूछा जाता तो भी आंसर यही रहता 25 सेंटीमीटर। राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों ही पार्ट आते हैं, तो इस रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा जो हम मानते हैं 40 सेंटीमीटर, जो अरावली की पश्चिमी और इस रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा है। और राजस्थान में अरावली के पूर्व की जो समवर्षा रेखा है, जो मानते हैं हम 60 सेंटीमीटर, और अगर अरावली की समवर्षा रेखा पूछी जाए तो वो हम आंसर में लेंगे 50 सेंटीमीटर। एग्जाम में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अरावली के पूर्व वाले भौतिक प्रदेशों में अगर समवर्षा रेखाएं पूछी जाती हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो हमेशा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अरावली के ईस्ट की ओर जाने पर, मैदान और हाड़ौती की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा हमेशा बढ़ती है। वर्षा की मात्रा इस साइड में बढ़ेगी, जबकि अरावली के वेस्ट की ओर या डेजर्ट की ओर आते हैं
तो वर्षा की मात्रा आपकी कंटिन्यू मरुस्थल की ओर कम होती है। तो इस ओर जो समवर्षा रेखाएं हैं वो आपकी 50 सेंटीमीटर से कम होती हैं। तो वैसे एक लॉजिकल क्वेश्चन भी है कि अर्ध शुष्क यानी डेजर्ट वाला पार्ट है, तो उसमें अरावली के पश्चिम में 50 से कम सेंटीमीटर वाला आंसर आपका होगा। तो इसमें एक है आपका 25, 50, 75 और 90। तो अपन लॉजिकल तरीके से भी देखें तो अरावली के पश्चिम में यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल में 50, 75 और 90 सेंटीमीटर वर्षा होती भी नहीं है। तो इसमें आंसर आपका 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बनास के मैदान का उत्तरी भाग यानी जो नदन पार्ट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जो बनास का मैदान है ये काफ़ी अधिक विस्तृत है, जिसको अपन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसमें आपके सामने जो ऑप्शन रखे गए हैं, मेवाड़ का मैदान, छप्पन का मैदान, मालपुरा करौली मैदान या ऊपरमाल का मैदान, तो उसमें आंसर क्या होगा? तो हम राजस्थान के मैदानी भागों को एक बार डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये अरावली वाला पार्ट, और इसके ईस्ट की ओर अपन जाते हैं तो मैदानी भाग, और इसके वेस्ट की ओर आते हैं तो डेजर्ट पार्ट, मरुस्थलीय भाग। तो राजस्थान के दक्षिण की ओर ये वाला जो पार्ट है यहाँ एक प्रमुख मैदानी भाग आता है जिसका नाम है वागड़ माही का मैदान। यह इसका विस्तार लगभग 56 गांवों में होने के कारण इसको 56 प्लेन भी कहा जाता है। तो राजस्थान के मैदानी भागों में काफ़ी प्रसिद्ध मैदान है माही का मैदान, जिसको वागड़ या 56 गांव में विस्तार होने के कारण 56 प्लेन के नाम से भी इसको डिफाइन किया जाता है। इसमें राजस्थान के जो सदर्न वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते हैं। और इसके जस्ट ऊपर की ओर मेवाड़ का जो पार्ट है, जिसमें राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाला जो पार्ट है, जहाँ बनास नदी बहते हुए अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर को भी कवर करती है, यानी राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। तो बनास का जो मैदान है वो माही मैदान के उत्तर की ओर स्थित है, जिसमें राजसमंद, उसके सामने डिस्ट्रिक्ट रहेगा चित्तौड़, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, टोंक डिस्ट्रिक्ट एंड सवाई माधोपुर। तो राजस्थान के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में जो नीचे वाले मेवाड़ वाला पार्ट है ये बनास का दक्षिणी मैदान, यानी जिसमें मेवाड़ वाले डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। और मेवाड़ के राजाओं ने अपने आप को लंबे टाइम तक स्वतंत्र बनाए रखा था, उसके लिए उन्होंने खूब रक्त बहाया था। रक्त यानी रक्त में क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। तो जो बनास का दक्षिणी मैदान है उसका विस्तार है आपके राजसमंद में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि बनास का दक्षिणी मैदान है मेवाड़ के मैदान के रूप में, जिसको अपन आरबीसी प्लेन यानी ये शॉर्ट में याद रखने का तरीका है। बाकी राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में इसका विस्तार है। जबकि बनास का जो उत्तरी मैदान है उस उत्तरी मैदान का मुख्य विस्तार जो है वो टोंक का एक पॉइंट लिया जाता है मालपुरा, और सवाई माधोपुर के आगे एक डिस्ट्रिक्ट, यानी जिसमें पॉइंट के रूप में करौली को इंडिकेट अपन करते हैं। तो बनास के इस उत्तरी मैदान को नाम दिया जाता है मालपुरा करौली का मैदान, जिसमें इस नदी का विस्तार ना तो मालपुरा में है और ना ही करौली में। ये सिर्फ इंडिकेशन पॉइंट है कि इन पॉइंट्स के बीच में बनास का उत्तरी मैदान स्थित है। तो उत्तरी मैदान को नाम दिया जाएगा मालपुरा करौली प्लेन। तो मेवाड़ मैदान और मालपुरा करौली प्लेन दोनों बनास के मैदान हैं, एक दक्षिणी मैदान और एक दूसरा उत्तरी मैदान। और इन दोनों मैदानों से जुड़ी हुई प्रमुख सॉइल होती है भूरी मिट्टी। तो राजस्थान में बनास के मैदान में पाई जाने वाली जो सॉइल है वो भी आपको ध्यान रखना है, भूरी मिट्टी,
जैसे माही के मैदान में लाल चिकनी मिट्टी या रेड लोमी सॉइल पाई जाती है, बनास के मैदान में ब्राउन सॉइल या भूरी मिट्टी पाई जाती है। जनरली अपन जब मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं या घर बनाते हैं उस समय आपने कई बार सुना होगा कि ये बनास की बजरी है। तो जो बजरी का सामान्यतः कलर होता है लाइट ब्राउन कलर होता है, तो राजस्थान में अपने बड़े स्तर पे बनास की बजरी को काम में लिया जाता है। तो बनास का जो बजरी है, जो ग्रेवल है, उसका कलर किस प्रकार का होता है? ब्राउन कलर का। तो बनास के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी है? भूरी मिट्टी। और उसके बाद में राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र और पूर्वी मैदानी भाग वाले डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इस क्षेत्र में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी यानी चंबल के द्वारा एक मैदान बनाया जाता है और उस मैदान में अवनाली का अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। अवनाली का अपर्दन के द्वारा कटाव के कारण ये मैदान काफ़ी उबड़ खाबड़ यानी बैडलैंड प्लेन होता है और इन उबड़ खाबड़ मैदानों को हिंदी में उत्खात मैदान और इंग्लिश शब्द में इसको बैडलैंड कहा जाता है। और ये उबड़ खाबड़ मैदान बीहड़ या डांग के रूप में भी परिभाषित होते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए उत्खात का मैदान, बीहड़ का मैदान या डांग मैदान या मुख्यतः अवनाली का अपर्दन से बना हुआ मैदान राजस्थान में किस नदी के मैदान को कहा जाता है? तो उसमें आंसर रहेगा चंबल का मैदान। तो राजस्थान के जो प्रमुख मैदान हैं आपके माही का मैदान, बनास का मैदान और चंबल का मैदान। तो एग्जाम में जनरली यहाँ से क्वेश्चन अप्लाई किए जाते हैं। माही मैदान को सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड में नहीं है। बनास के मैदान से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो मेवाड़ जो कि उसका दक्षिणी मैदान है और उत्तरी मैदान मालपुरा करौली के रूप में परिभाषित होता है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो बनास के उत्तरी भाग से संबंधित था, तो उसका आंसर क्या रहेगा अपना? मालपुरा करौली का मैदान। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? शीतकाल का मीनिंग है जो राजस्थान में दिसंबर और मार्च के बीच में जो वर्षा होती है उसके पीछे आने का मुख्य जो कारण या इसका मेन कोज है वो क्या है? क्या उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा ये वर्षा होती है? तो अगर हम देखें तो एक तो इस वर्षा को हम नाम क्या देते हैं? शीतकालीन वर्षा को। तो इस समय जो होने वाली वर्षा है उसको नाम दिया जाता है मावठ। मावठ यानी शीतकालीन वर्षा जो दिसंबर से मार्च के बीच में प्राप्त होती है। सामान्यतः साल में 4 तरीके की वर्षा होती हैं। एक मानसून से पहले की जिसको हम प्री मानसून, एक मानसून की वर्षा, एक लौटते हुए मानसून की वर्षा और एक उसके बाद में शीतकालीन यानी मावठ वाली वर्षा। राजस्थान के अंदर प्री मानसून और लौटता हुआ मानसून है उसका इफेक्ट नहीं होता। हमारे यहाँ मुख्यतः मानसून और मावठ हमें प्राप्त होती है। मानसून को हमारे यहाँ इस डायरेक्शन में आने के कारण, इस डायरेक्शन को अगर डिवाइड करके आप देखें तो ये इंडिया के सदर्न और वेस्टर्न की ओर से आता है। तो विंड्स हमेशा जिस डायरेक्शन से स्टार्ट होती हैं उनको दिशा के अकॉर्डिंग वही नाम दिया जाता है। जैसे दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट हो रही हैं तो इसको हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो सामान्यतः अपना जो मानसून होता है जो कि एक तरीके से हम कहें ग्रीष्म काल में आता है, तो उस मानसून को नाम दिया जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये अपना ग्रीष्मकालीन मानसून है। जबकि क्वेश्चन में डिमांड थी शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून है उसको हम इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि अपना जो इंडिया वाला पार्ट है, इस इंडिया की ओर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इसके उत्तर की ओर जो यूरोप कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप है, उसके बीच में एक जलीय क्षेत्र आता है जिसका नाम है
मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर। इसके बाद में कुछ सी पोर्शन और भी हैं, जैसे ब्लैक सी, काला सागर, इस साइड में आता है कैस्पियन सागर। तो इन क्षेत्रों से पश्चिम से पूर्व की ओर जो जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, जिनको जनरली हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं, इन पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर दिसंबर से मार्च के समय वर्षा प्राप्त होती है। हालांकि ये वर्षा बहुत अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त होती। ये भारत में होने वाली जो टोटल रेनफॉल है, भारत में होने वाली जो कुल वर्षा है, उसका केवल 2% पार्ट होती है। और इस वर्षा को हम नाम देते हैं मावट। और ये शीतकाल में होने के कारण हमें मुख्यतः रब्बी क्रॉप्स या रब्बी फसलें, उनमें अधिक फायदा होता है इस वर्षा का। और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में इसका अच्छा इफेक्ट होता है। और गेहूं की फसल को अधिक लाभ होने के कारण गेहूं का जो कलर है वो गोल्डन होता है। इस आधार पे इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, इसको स्वर्णिम बौछार भी कहते हैं। तो इस वर्षा को, मावट की वर्षा को अपन गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जान सकते हैं। और इसका जो इफेक्ट है राजस्थान के टोटल मानसून के अंदर, यानी ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून के अंदर, तो ग्रीष्मकालीन मानसून का इफेक्ट है राजस्थान में 90% और बाकी 10% जो इफेक्ट है वो शीतकालीन मानसून या मावट का माना जाता है। जबकि मावट का इफेक्ट इंडिया में केवल 2% माना जाता है। तो मुख्यतः इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में अप्लाई हो सकते हैं, एक तो मावट क्या है, तो शीतकालीन वर्षा है, ये कहाँ से आती है, तो इसमें मुख्यतः जो जलीय राशि है वो भूमध्य सागर। और इसके अलावा भी अगर ऑप्शन में दिए गए हैं तो मेन आंसर तो भूमध्य सागर होगा। उसके अलावा आप ब्लैक सी, काला सागर और कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर को भी, अगर एक ही ऑप्शन में सभी हैं तो आप उस ऑप्शन को निकाल सकते हो। और इस साइड से जो पश्चिम की ओर से हवाएं जाती हैं उनको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो शीतकालीन वर्षा के पीछे कारण माना जाता है पश्चिमी विक्षोभ को, या इसको हम नाम दे सकते हैं भारत का उत्तरी पश्चिमी मानसून। तो ऑप्शन में या तो रहेगा ये उत्तरी पश्चिमी मानसून के रूप में आता है या पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आता है। तो जो दिए गए ऑप्शन थे उसमें एक था उत्तरी पूर्वी मानसून। तो उत्तरी पूर्वी मानसून तो जो भारत है इसमें जो लौटता हुआ मानसून होता है तमिलनाडु के तट पे, जो भारत में मुख्यतः तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे जो वर्षा करवाता है वो भारत का उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, नदर्न ईस्टर्न मानसून होता है। तो भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये भारत में केवल एक ही जगह आता है, तमिलनाडु, इसके कोरोमंडल तट पर। फिर नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत या राजस्थान में ग्रीष्म काल में यानी समर सीजन में आने वाले मॉनसून को नाम दिया जाता है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा शीतकाल में। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ, जो मैंने आपको बताया था। तो शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभों को माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी मानसून, भारत में किसी भी प्रकार के मानसून को ये नाम नहीं दिया गया है। तो भारत में मानसून से संबंधित जो डायरेक्शन है वो दक्षिणी पश्चिमी है मानसून के लिए या ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए। उसका बिल्कुल अपोजिट उत्तरी पूर्वी मानसून है, लौटता हुआ मानसून, तमिलनाडु का मानसून। और भारत का जो उत्तरी पश्चिमी मानसून जो कि भूमध्य सागर से संबंधित है उसको नाम दिया जाता है पश्चिमी विक्षोभ या मावट वाला मानसून या शीतकालीन मानसून। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में शुष्क सागवान वनों यानी जो ड्राई टीक फॉरेस्ट हैं उनका एरिया कौन सा है। तो राजस्थान के अंदर जो सामान्यतः ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हम इस मैप के अंदर देख सकते हैं। एक तो राजस्थान का जो सदर्न वाला पार्ट है और कुछ इसमें हाड़ौती के पार्ट, जिसमें
कोटा का कुछ पार्ट है, झालावाड़ कुछ पार्ट लिया जाता है, 12 डिस्ट्रिक्ट। और राजस्थान में जो माही वाला पार्ट है जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये डूंगरपुर वाला पार्ट, इन वाले क्षेत्रों में मुख्यतः 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। सॉरी, इन वनों को अपन नाम देते हैं राजस्थान में सागवान फॉरेस्ट। इसके ऊपर की ओर हम देखते हैं अरावली की सीमा तक, इसको नाम दिया जाता है शुष्क मानसूनी वन। इसके पश्चिम में अपन जाते हैं तो राजस्थान में धोंक फॉरेस्ट, या जिनको जनरली हम कहते हैं धोकड़ा फॉरेस्ट, जो कि भौगोलिक वनों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान के ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट में इन वनों का योगदान लगभग 58% होता है, जबकि शुष्क मानसूनी वनों का अप्रोक्सीमेट 28% योगदान होता है, जबकि सागवान वनों का राजस्थान के भौगोलिक वनों में लगभग 7% योगदान होता है। और राजस्थान के पश्चिम में जो एरिड पार्ट वाले में कंटीले या जो मरुस्थलीय वनस्पति होती है, उसका योगदान राजस्थान के भौगोलिक वनों में 6% होता है। जबकि जो माउंट आबू वाला जो पार्ट है, जहां राजस्थान में उपोष्ण सदाबहार वन है, जो कि लगभग 1% या 1% से भी कमी है। राजस्थान में सदाबहार वनों का एरिया सिर्फ सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र माना जाता है। तो राजस्थान में ज्योग्राफिकल जो फॉरेस्ट हैं, इनको कई बार एग्जाम में सीरियल वाइज भी पूछ लिया जाता है कि इनका अवरोही क्रम बताइए। तो अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम की ओर जब हम चलेंगे तो सबसे पहले लेंगे धोकड़ा फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय धोक वन। उसके बाद में नंबर 2 पे शुष्क मानसूनी वन, नंबर 3 पे लेंगे अपन शुष्क सागवान वनों को, नंबर 4 पे लेंगे अपन शुष्क कंटीले वन या मरुदभिद वनस्पति को। और राजस्थान में सबसे कम पाए जाते हैं उपोष्ण सदाबहार वन। तो राजस्थान में आपसे जो क्वेश्चन अप्लाई किया गया है वो है राजस्थान के शुष्क सागवान वनों का क्षेत्र। तो शुष्क सागवान क्षेत्रों में एक तो वागड़ यानी माही वाला क्षेत्र और एक कुछ पोर्शन जो हाड़ौती वाला पार्ट है, ये कवर होता है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान में शुष्क सागवान वनों का क्षेत्र, तो इसमें अलवर, भरतपुर, तो ये तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग यानी इस क्षेत्र के वन हैं वो होते हैं शुष्क मानसूनी। नेक्स्ट है टोंक सवाई माधोपुर, तो ये भी राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग वाला क्षेत्र है, तो इसमें भी पुनः यही वन पाए जाते हैं। फिर है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये माही वाला क्षेत्र है जहां पाए जाते हैं शुष्क सागवान। नेक्स्ट है सिरोही जालोर, तो ये राजस्थान के अंदर सिरोही जालोर वाला पार्ट है, वो कुछ अरावली का पार्ट है, कुछ अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला पार्ट है। जहां अपन देखें तो धोंक फॉरेस्ट, शुष्क मानसूनी वन और सिरोही के माउंट आबू वाले पार्ट में उपोष्ण सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। तो इस एरिया में सामान्यतः 2-3 प्रकार के मिश्रित वन हैं। जबकि अपना क्वेश्चन है शुष्क सागवान, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर इसके ऑप्शन हैं वो टेक्निकल मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत हो गए थे। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ नए ऑप्शंस के साथ। राजस्थान के कुल अभिलेखित का मीनिंग है कि राजस्थान के अंदर जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं
जो कि हमारे वन अभ्यारण्य हैं, राजस्थान के जो नेशनल पार्क है, राजस्थान के जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं, उन सब को मिला के हमारा जो रिकॉर्ड में फॉरेस्ट्री एरिया है वो कितना % है। तो अभिलेखित का मीनिंग होता है रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट राजस्थान का जो टोटल एरिया है, यानी जितना भी है वो हमारे लिए 100% है। उसमें इन वनों का परसेंटेज है 9.60%। तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अभिलेखित वन कितने हैं? 9.60%। इसके अकॉर्डिंग इनका जो एरिया अगर देखा जाए, ये इनका परसेंटेज देखा है अपन ने, और एरिया अगर देखा जाए तो राजस्थान का 100% एरिया यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब इसका लगभग अगर 9.60% अगर हम निकालें तो वो एरिया के रूप में आता है 32,862.5 वर्ग किलोमीटर एरिया। अब राजस्थान के इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का जो एरिया है उसमें 3 कैटेगरी के फॉरेस्ट होते हैं, यानी इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो कि 32,862.5 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। अब इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में, अभिलेखित वनों में, जिसमें एक कैटेगरी आपकी आरक्षित वनों की, एक होती है आपके रक्षित वनों की, और एक होती है अवर्गीकृत वनों की, जिनको इंग्लिश में अपन रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। वनों का ये वाला जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण होता है वैधानिक वर्गीकरण, या हम जिसको कहते हैं कानूनी वर्गीकरण। तो राजस्थान को कानूनी आधार पर या वैधानिक आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है राजस्थान के वनों को? तो उसका आंसर रहेगा आपके 3 प्रकार के वन होते हैं जो आजकल कई एग्जाम में अप्लाई किए जाते हैं। तो इनके जो इंग्लिश वर्डिंग है उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार रक्षित और संरक्षित में अपन फ़र्क नहीं कर पाते एग्जाम में। तो इसमें आरक्षित, जैसे आप लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं तो ट्रेन या बस के अंदर अपनी सीट का आप रिजर्वेशन करवाते हैं, तो गवर्नमेंट के वो फॉरेस्ट एरिया जहां कोई व्यक्ति जाकर लकड़ी नहीं काट पाए, पशुचारण नहीं कर पाए और शिकार नहीं करवा सके, शिकार नहीं कर सके, तो उन वनों को अपन नाम देते हैं रिजर्व फॉरेस्ट या आरक्षित वन। आरक्षित वन है वो राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जहां सभी प्रकार के कार्य लगभग प्रतिबंध होते हैं। दूसरा है रक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहां कोई व्यक्ति जाकर लकड़ी काट सकता है लेकिन संपूर्ण पेड़ को नहीं काट सकता। पशुचारण जो कि एक लिमिटेशन या एक सीमित मात्रा में करवा सकता है, यानी चारागाहों का अधिक विदोहन नहीं कर सकता। तो इसका मीनिंग है उसको वनों को और चारागाहों को प्रोटेक्ट करते हुए, यानी उनका संरक्षण या उनकी रक्षा करते हुए वो कार्य कर सकता है। तो वो जो फॉरेस्ट हैं वो रक्षित वन, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक माने जाते हैं। रक्षित वन राजस्थान में सर्वाधिक 12 डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जहां पशुचारण और लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। और ये जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर के अंदर। अब इन तीनों प्रकार के फॉरेस्ट्री का अगर क्लासिफिकेशन हम देखें परसेंटेज वाइज, तो आरक्षित वन है वो राजस्थान के अभिलेखित वनों का 37.05% पार्ट है। जो प्रोटेक्टेड या रक्षित या संरक्षित वन जो हैं वो राजस्थान के अभिलेखित वनों का 56.43% पार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान के अभिलेखित या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उसमें आंसर रहेगा रक्षित या संरक्षित। आप इंग्लिश शब्द को याद रखिएगा, इनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। और अनक्लासिफाइड यानी जहां लकड़ी काटने पर और पशु चराने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये वन है परसेंटेज में सबसे कम
जो 6.52% हैं। तो इन तीनों कैटेगरी को आप ऐड करोगे तो जितना भी एरिया बनेगा आपका टोटल वो बनेगा 32,862.5 वर्ग किलोमीटर, और उसका परसेंटेज के अकॉर्डिंग राजस्थान के एरिया में अगर वैल्यू देखा जाए तो वो बनेगा 9.60%। तो राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, अभिलेखित वन अगर पूछा जाए तो इनका परसेंटेज एग्जाम में रहेगा आपका 9.60%। और अभिलेखित वनों में 3 कैटेगरी होती हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। उनके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग परसेंटेज रहेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको रक्षित वनों को रखना है। रक्षित के बाद में सेकंड आपको आरक्षित या रिजर्व फॉरेस्ट, और इसके बाद में सबसे कम है आपका अवर्गीकृत। तो इस सीरियल में आप याद रखिए मैक्सिमम से मिनिमम यानी अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आपका आंसर रहेगा 37.05%। ये है आपका आरक्षित वनों का क्षेत्र। नेक्स्ट 56.43%। ये है आपका रक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया। नेक्स्ट है 6.52%। ये है आपके अवर्गीकृत वनों का एरिया। और लास्ट जो 9.60% दर्शाया है, ये तीनों ही कैटेगरी को अगर आप मिलाएंगे तो इनको नाम दिया जाएगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, जो कि 9.60%। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो राजस्थान में एक साइड में कुछ सिंचाई परियोजनाएं दी गई हैं और दूसरे साइड में इनसे रिलेवेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। तो अपने को इन ऑप्शन में से जो असुमेलित यानी जो सही सुमेलित नहीं हो रहा सिंचाई योजना और डिस्ट्रिक्ट, उसको अपने को निकालना है। तो राजस्थान के अंदर इसके लिए आपका सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक है वो आपका बेटर होना चाहिए। तो राजस्थान के अंदर जो गागरीन परियोजना है ये उस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है जहाँ राजस्थान में गागरोन फोर्ट है। तो वहाँ किले का नाम गागरोन होता है, जबकि सिंचाई परियोजना ये गागरीन के नाम से है। ये झालावाड़ के अंदर संचालित है। तो ये बिल्कुल सही है, गागरोन फोर्ट और गागरीन सिंचाई परियोजना दोनों का संबंध झालावाड़ से है। फिर नेक्स्ट है लासी परियोजना। लासी परियोजना ये राजस्थान के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट है उससे संबंधित है। तो इसमें सुमेलित जो डिस्ट्रिक्ट है वो 12 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तकली परियोजना। तो तकली जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो इसमें जो सामने ऑप्शन दिया गया है कोटा, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट है चौरी, या ये थोड़ा सा आपके ऑप्शन में अलग नाम से लिखा गया है। इस प्रोजेक्ट को अपन इस नदी के अकॉर्डिंग चौरी, या इसको कई बुक्स में अपने ये नाम भी दिया गया है चोली परियोजना। तो चौरी या चोली परियोजना है ये राजस्थान के झालावाड़ से संबंधित है, जबकि इसमें ऑप्शन में बूंदी रखा गया है सामने डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें सिंचाई परियोजना और सुमेलित जो डिस्ट्रिक्ट है वो असुमेलित है। तो इसमें आंसर रहेगा आपका चौरी बूंदी वाला, जबकि चौरी या जो चौली परियोजना उसका संबंध झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सुमेलित करके जो सत्यकूट यानी जो ऑप्शन है उसको आपको उसका चयन करना है। इसमें फर्स्ट सूची है वो खनिजों से संबंधित और सामने सूची सेकंड है वो उन खनिजों से संबंधित क्षेत्रों से संबंधित। तो राजस्थान में एक तो जिप्सम, एक तांबड़ा, एक रॉक फॉस्फेट और एक टंगस्टन, ये जो खनिज हैं इनके सामने इनके जो माइनिंग रीजन यानी इनके जो खनन क्षेत्र दिए गए हैं उनसे इनको सुमेलित करना है। तो उसके लिए एक तो हम देखेंगे ये जो मेन मिनरल्स हैं इनके प्रोडक्शन एरिया राजस्थान में कौन कौन से पोर्शन में है। तो राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये राजस्थान में मुख्यतः टंगस्टन का पार्ट है। जो टंगस्टन मिनरल्स है वो इस रीजन में पाया जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट नागौर के जस्ट नीचे अटैच वाला है पाली,
पाली के जस्ट नीचे की ओर सिरोही डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में मुख्यतः टंगस्टन का जो बेल्ट है वो नागौर से लेकर सिरोही तक फैला हुआ है, जिसमें नागौर में सबसे प्रसिद्ध या देश की सबसे बड़ी टंगस्टन माइंस जो कि डेगाना में स्थित है, जो वर्तमान में गहराई अधिक होने के कारण इसको बंद रखा गया है या बंद किया हुआ है। फिर आता है पाली डिस्ट्रिक्ट नागौर के नीचे की ओर, इसमें जो माइनिंग एरिया है वो है नाना कराब। पाली से जस्ट नीचे की ओर जाते हैं तो आएगा सिरोही डिस्ट्रिक्ट। इस वाले पोर्शन में जो माइनिंग एरिया है टंगस्टन से संबंधित, एक तो वालदा क्षेत्र, एक आता है इसमें आबू रेवदर। एग्जाम में या तो वालदा को ऑप्शन में अधिक दिया जाता है या डेगानो को अधिक दिया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन पेपर में टंगस्टन से संबंधित एक लोकेशन है जो कि सिरोही वालदा दी हुई है, तो टंगस्टन से सुमेलित होगा वालदा जो सिरोही का पार्ट है, और टंगस्टन की जो सबसे बड़ी माइंस हैं वो डेगाना में स्थित हैं, और डेगाना में जिन पहाड़ियों में स्थित हैं उन पहाड़ियों का नाम है रेवत की पहाड़ी। उसके बाद में जो येलो वाला पार्ट है, ये वाला क्षेत्र है मुख्यतः रॉक फॉस्फेट का पार्ट, जो मुख्यतः फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाने के काम में आता है। इसका प्रमुख खनन क्षेत्र आता है उदयपुर का झामर कोटड़ा। एग्जाम में कई एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में मुख्यतः रॉक फॉस्फेट या झामर कोटड़ा का जो संबंध है मुख्यतः किस मिनरल से है। तो इसमें रॉक फॉस्फेट जो कि एक फर्टिलाइजर मिनरल्स माना जाता है, एक उर्वरक खनिज माना जाता है। इसके बाद में राजस्थान के पूर्व में जो टोंक वाला पार्ट है, और टोंक के पास में एक डिस्ट्रिक्ट और आता है, इसका डिवीजन हेडक्वार्टर यानी अजमेर वाला पार्ट। इस क्षेत्र में मुख्यतः एक स्टोन पाया जाता है जिसका नाम है तांबड़ा, जिसे हम गार्नेट भी कहते हैं, और इसका कलर महरून कलर का होने के कारण इसे हम ब्लड स्टोन या रक्तमणि के नाम से भी डिफाइन करते हैं। इस तांबड़ा या गार्नेट के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें एक तो टोंक डिस्ट्रिक्ट और एक दूसरा आता है प्रमुख उत्पादक जिला अजमेर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें टोंक की ओर से प्रमुख जो माइनिंग एरिया है जिसमें राजमहल और जनकपुर के माइंस, और अजमेर की ओर सरवाड़ क्षेत्र है, वहाँ सरवाड़ की जो माइंस हैं वो इस मिनरल्स के प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मुख्यतः तांबड़ा, गार्नेट या जिसको हम रक्तमणि भी कहते हैं, इसका प्रोडक्शन मुख्यतः टोंक और अजमेर के जो माइनिंग क्षेत्र हैं उनसे संबंधित है। राजस्थान का जो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र का संबंध है मुख्यतः जिप्सम से। जिप्सम वाला जो पार्ट है उसमें अपना जो नागौर वाला पार्ट है वो भी शामिल होता है, बीकानेर वाला पार्ट भी शामिल है, जैसलमेर वाला पार्ट भी शामिल है, और बाड़मेर वाला पार्ट भी शामिल है। अब इसमें बीकानेर की ओर जो प्रमुख क्षेत्र हैं जामसर, और एक जगह आती है लूणकरणसर, जबकि जैसलमेर की ओर जो चांदन, नलकूप है उनके आसपास का क्षेत्र है। जिसमें मोहनगढ़, चांदन के आसपास का क्षेत्र ये मुख्यतः जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर में जहां 2006 में बाढ़ आई थी, कवास, और जहां सैन्य हवाई अड्डा है उत्तरलाई, ये वाले पार्ट जो कि मुख्यतः जिप्सम के लिए प्रसिद्ध हैं।
और नेक्स्ट नागौर वाला पार्ट जो टंगस्टन और जिप्सम दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो उस वाले पार्ट में नागौर में जिप्सम के जो प्रमुख भंडारण हैं, नागौर की ओर मुख्य क्षेत्र आते हैं गोठ मांगलोद। तो ये आपको याद रखना है कि नागौर की ओर मुख्यतः गोठ मांगलोद और एक क्षेत्र और आता है भदवासी। ये मुख्यतः जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो अपना क्वेश्चन आपको दिया गया था उसमें जो आपके ऑप्शंस रखे गए थे, जिसमें जिप्सम से संबंधित क्षेत्र, तो जिप्सम से संबंधित वालदा जो कि टंगस्टन से संबंधित है, झामर कोटड़ा जो रॉक फॉस्फेट से संबंधित है, गोठ मांगलोद जो आपके नागौर में और जिप्सम से संबंधित है। ये वाली जो माइंस हैं ये नागौर क्षेत्र में आती हैं। नेक्स्ट है तांबड़ा या जिसको गार्नेट भी कहते हैं, जिसका संबंध राजमहल यानी टोंक से है। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का संबंध उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में झामर कोटड़ा से है। और लास्ट में जो टंगस्टन है, उस टंगस्टन का संबंध ऊपर वाले ऑप्शन वालदा जो कि सिरोही में स्थित है। अब आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कीवर्ड ए, बी, सी और डी, अब इनसे सुमेलित होने वाले जैसे ए जो कि पॉइंट नंबर 3 से मैच हो रहा है, बी जो पॉइंट नंबर 4 से मैच हो रहा है, सी जो पॉइंट नंबर 2 से मैच हो रहा है और डी जो पॉइंट नंबर 1 से मैच हो रहा है। तो इसमें आपके ए बी सी डी के नीचे आपके क्रम जो हैं वो रहने चाहिए 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 वाला जो ऑप्शन है वो आपका पॉइंट नंबर सी, यानी इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, अधिकतम व न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो राजस्थान की अगर हम साक्षरता की बात करें तो राजस्थान की साक्षरता में सबसे अव्वल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है कोटा को और सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना जाता है जालोर डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन ये बात साक्षरता पे, पुरुष साक्षरता पे नहीं। बात जैसे ही पुरुष साक्षरता पे आती है तो राजस्थान के अंदर जो अव्वल डिस्ट्रिक्ट है जिनकी साक्षरता पुरुष साक्षरता के रूप में सर्वाधिक है, उसमें आता है नंबर 1 पे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में नंबर 2 पे आता है कोटा, उसके बाद में जयपुर और सीकर डिस्ट्रिक्ट। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है वो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अग्रणीय डिस्ट्रिक्ट, जहां टोटल जो पुरुष हैं उनमें से लगभग 86.9% पुरुष हैं वो साक्षर माने जाते हैं। तो पुरुष साक्षरता में राजस्थान का सर्वाधिक अग्रणीय जिला झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम जो मेल लिटरेसी रेट है, जबकि मिनिमम या न्यूनतम के अंदर नंबर 1 पे प्रतापगढ़ और नंबर 2 पे लिया जाता है बांसवाड़ा, जहां का परसेंटेज डेटा लगभग एक जैसा ही है 69.5%। 69.5%। तो राजस्थान के अंदर पुरुष साक्षरता सबसे कम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इसका मीनिंग है राजस्थान की अगर जनरल लिटरेसी रेट पूछे जाए, यानी महिला और पुरुष के ऊपर अगर नहीं पूछा जाए, तो साक्षरता सर्वाधिक कोटा की और न्यूनतम जालोर की। महिला साक्षरता भी एज इट इज ऐसे ही है। महिला साक्षरता राजस्थान में सर्वाधिक कोटा की और महिला साक्षरता सबसे कम जालोर की। लेकिन पुरुष साक्षरता के जो डेटा हैं वो सामान्य साक्षरता के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, यानी पुरुष साक्षरता कोटा में अधिक नहीं होकर झुंझुनू कोटा सेकंड में रहेगा और पुरुष साक्षरता सबसे कम जालोर में नहीं होके नंबर 1 प्रतापगढ़ और सेकंड मिनिमम आपका रहेगा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें पूछा गया था अधिकतम व न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो पहला है अधिकतम, तो अधिकतम का डेटा झुंझुनू, तो झुंझुनू इनमें से ऑप्शन में बी और सी 2 में यूज हुआ है।
लेकिन बाद में जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता है उसमें नंबर फर्स्ट पे प्रतापगढ़। तो इन दोनों में से प्रतापगढ़ कौन से में है? तो प्रतापगढ़ ऑप्शन बी में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा कि सर्वाधिक झुंझुनों और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़। नेक्स्ट है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या के अनुपात वाला जिला। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या के अनुपात या प्रतिशत वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, लोवेस्ट रेशो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है या ग्रामीण जनसंख्या है, जनसंख्या में दोनों ही प्रकार की, चाहे ग्रामीण हो चाहे नगरीय या शहरी जनसंख्या हो, जनसंख्या के अकॉर्डिंग दोनों ही जयपुर में सर्वाधिक हैं। लेकिन आनुपातिक दृष्टि से या प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो सर्वाधिक डूंगरपुर का माना जाता है। डूंगरपुर की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। लगभग 93.6% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसका मीनिंग राजस्थान में प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे कम शहरी जनसंख्या डूंगरपुर की होगी, क्योंकि वहाँ ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज अधिक है, जबकि नगरीय या शहरी जनसंख्या के परसेंटेज में मैक्सिमम कोटा की है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसका मीनिंग यहाँ की न्यूनतम जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो राजस्थान में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर के पास हैं, लेकिन परसेंटेज या अनुपातिक दृष्टि से ग्रामीण डूंगरपुर में और नगरीय या शहरी कोटा के अंदर निवास करती है। तो इसमें न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वहाँ होगी जहाँ पे ग्रामीण परसेंटेज सर्वाधिक होगा। तो इसका मीनिंग है सर्वाधिक डूंगरपुर। ग्रामीण जनसंख्या निवास, इसका मीनिंग यहाँ पे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, और जहाँ नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है कोटा, वहाँ न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। तो इसका मीनिंग आपका आंसर रहेगा इसमें डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में है नेक्स्ट, राजस्थान में उद्योग एवं निवेश नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान में जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी हैं और राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं ये कई बार घोषित की जा चुकी हैं। जैसे इंडस्ट्रीज पॉलिसी या जो उद्योग नीतियां हैं, राजस्थान में नंबर फर्स्ट पॉलिसी 1978, उसके बाद में 1991, नंबर थर्ड 1994, 1998, इसके बाद में 2010 में जब इंडस्ट्रीज पॉलिसी को लागू किया था तो उसी के साथ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी लागू की गई थी, जिसको औद्योगिक और निवेश नीति बोला गया था। तो 2010 वाली है वो राजस्थान में औद्योगिक एवं निवेश नीति के रूप में लागू की गई। इसके बाद में 2014 में आपके निवेश नीति को वापस से संशोधित करके फिर पेश किया गया। तो राजस्थान में एक नई निवेश नीति आई थी 2014 में, और इस निवेश नीति को पुनः संशोधित किया गया है अभी वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा। और वर्तमान में निवेश नीति आपकी नवीनतम 2019। तो निवेश नीति वर्तमान की अगर पूछी जाए तो यह है 2019 की निवेश नीति, लेकिन औद्योगिक और निवेश नीति जो एक साथ जो लागू हुई थी वो हुई थी 2010 के अंदर। तो जो दिए गए ऑप्शन हैं
उसमें आपके उद्योग और निवेश नीति दोनों एक साथ पूछे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा 2010। और नवीनतम अगर आपको औद्योगिक नीति पूछा जाए तो 2010 के बाद में नवीनतम जो औद्योगिक नीति है वो 2019 लागू की गई है, और नवीनतम जो निवेश नीति है वो भी 2019 है। तो वर्तमान में जो नवीनतम उद्योग और निवेश नीति हैं वो दोनों अपडेट हो चुकी हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिए गए ऑप्शन में से 2010 ही ठीक है, लेकिन अभी अगर इसका अपडेट क्वेश्चन दिया जाए तो इसका आंसर आपका 2019 होना चाहिए। नवीनतम औद्योगिक और निवेश नीति जो अभी लेटेस्ट अपडेट हो चुका है 2019। तो जिन क्वेश्चंस के ऊपर अपन ने चर्चा की है वो केवल आपके राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेवेंट क्वेश्चन थे। अब इस चर्चा के इस सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।